नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। निर्यात नीति दीर्घकालिक बनाने पर ध्यान देना होगा। दैनिक भास्कर। आम चुनाव के बीच प्याज के निर्यात पर 5 माह से लगा प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ हटाने का फैसला एक बार फिर नीतिगत ऊहापोह दर्शाता है। वैश्वीकरण के दौर में कोई भी देश बगैर निर्यात बढ़ाए विकास नहीं कर सकता। चूंकि भारत में आज भी 60% लोग कृषि से जुड़े हैं और 45 से 48% श्रम शक्ति मजबूरन इसी क्षेत्र पर बोझ बनी है। लिहाजा कृषि और श्रम बहुल उद्योगों के उत्पादों का निर्यात ही बेरोजगारी और कृषि संकट से बचाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अगर नीतियां महंगाई और सरकार की इमेज के विपरीत रिश्ते के हिसाब से बनेंगी तो उत्पादनकर्ता न तो ज्यादा उत्पादन के लिए तत्पर होकर निवेश करेगा, न ही लागत कम करने के लिए अपेक्षित तकनीकी और विज्ञान के प्रयोग के लिए प्रेरित होगा। गेहूं, चावल और चीनी का निर्यात पिछले 1-2 वर्षों से बाधित है, क्योंकि चुनाव काल में महंगाई किसी भी सरकार को अलोकप्रिय बना सकती है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचकर अगर नीतियां उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और श्रम बहुल उद्योगों को अलग से प्रोन्नत करने की दीर्घकालिक योजना बने तो सरकार का महंगाई का खौफ भी जाता रहेगा। साथ ही विश्व बाजार का भरोसा बढ़ेगा और देश मार्केट लीडर बन सकेगा। देश की निर्यात नीति उद्योगों की प्रगति के अनुरूप और दीर्घकालिक होनी चाहिए। भारत से क्यों गई विदेशी वित्तीय कंपनियां बिजनेस स्टैंडर्ड। देवाशीष बसु। लेखक मनी लाइफ .in के संपादक और मनी लाइफ फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं। सन 1992 के प्रतिभूत घोटाले के बाद कई विदेशी बैंकों ने जो अहंकार से भरी चुटकियां ली और उत्तर दिए, उनमें से एक ये भी था कि अगर आप घर का मुख्य द्वार खुला रखेंगे तो आपके घर में चोरी हो सकने की आशंका है। यह टिप्पणी सिटी बैंक के काउबॉय बैंकर ने की थी। वह विदेशी बैंकों द्वारा एक अपारदर्शी सरकारी प्रतिभूत बाजार में सरकारी बैंकों को धोखा देकर मोटा मुनाफा कमाने को उचित ठहरा रहे थे। भारतीय ऋण बाजार की छोटी सी दुनिया के बाहर उनका ट्रेजरी संचालन एक प्रकार से गुमनाम था। लेकिन सिटी बैंक 1990 के दशक के आरंभ में भी एक प्रमुख खुदरा वित्तीय सेवा ब्रांड था, जिसने क्रेडिट कार्ड से लेकर उपभोक्ता ऋण तक खुदरा वित्त की गति निर्धारित की। आईसीआईसीआई बैंक उस समय तक एक डेवलपमेंट फाइनेंस संस्थान था। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक तब अस्तित्व में ही नहीं थे और सन 1994 में स्थापित हुए एचडीएफसी बैंक का संचालन भी सिटी बैंक से निकले एक व्यक्ति के हाथों में था। करीब 30 वर्ष बाद मार्च 2023 में उसी सिटी बैंक ने अपना खुदरा कारोबार एक्सिस बैंक को बेच दिया और वह भारत के खुदरा कारोबार बैंकिंग से बाहर निकल गया। वह अपनी तरह का इकलौता मामला नहीं था। वर्षों के दौरान भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी लगभग न के बराबर रह गई। देश का सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जिसमें 42 शहरों में केवल 100 शाखाएं हैं। एचएसबीसी की केवल 26 शाखाएं हैं। 38 अन्य विदेशी बैंकों की मौजूदगी नगण्य है। अकेले एचडीएफसी बैंक की 8000 से अधिक शाखाएं हैं। सबसे बड़े वैश्विक बैंक मसलन जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, मित्सुबिशी यूएफजे और बीएनपी पारिबा आदि या तो भारत में हैं ही नहीं या फिर उनकी उपस्थिति बहुत मामूली है। भारत के शीर्ष बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। म्यूचुअल फंड की कहानी भी ऐसी है। शीर्ष 20 म्यूचुअल फंड में से बहुत कम में विदेशी संयुक्त साझेदार हैं और उनकी भूमिका बहुत सीमित है। अधिकांश फंड पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाले हैं। शीर्ष 10 में इकलौते विदेशी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी निप्पॉन इंडिया है। सबसे बड़े अमेरिकी म्यूचुअल फंड भारत में नहीं है। मॉर्गन स्टैनली और फिडेलिटी ने भारत से कारोबार समेट लिया और टेपल्टन वृद्धि के लिए संघर्ष कर रही है। बीमा क्षेत्र का मामला थोड़ा अलग है। जहां कई विदेशी कंपनियां संयुक्त उपक्रम में साझेदार हैं, क्योंकि ये कारोबार थोड़ा अलग प्रकृति का है, परंतु इन पर भी भारतीय प्रबंधन का नियंत्रण है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, वह अभी भी जीवन बीमा कारोबार का पूरा दबदबा रखती है। यह सब 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में एकदम अलग है, जब भारतीय नीति निर्माता सतर्क थे और एक तरफ घरेलू हितों और दूसरी ओर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधियों के राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिकी वित्तीय कंपनियों का भारत में सहज प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। मीडिया में इस बारे में खूब लिखा गया है कि कैसे आकांक्षी भारतीय मध्य वर्ग, उस समय करीब 20 करोड़, जो आर्थिक उदारीकरण से लाभान्वित हो रहा था, उससे
खुदरा ऋण, बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश उत्पादों की जरूरत पड़ने वाली थी। भारतीयों को इन्हें बेचने के लिए अमेरिकी कंपनियों से बेहतर कौन होगा, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जिनके कि उनके उत्पाद बेहतरीन हैं और निवेश में उनकी विशेषज्ञता है। विश्व व्यापार संगठन में कई दौर की वार्ताएं इस विषय पर केंद्रित रही हैं कि उभरते उभरते बाजारों को विकसित देशों की सेवाएं के लिए पढ़े वॉल स्ट्रीट के लिए खोला जाए। बॉम्ब रुझान वाले राजनेता और अकादमिक जगत के लोगों ने नव उपनिवेशवाद का डर दिखाया, परंतु हुआ एकदम उल्टा। सन 1993-94 में जब 6 निजी म्यूचुअल फंड को लाइसेंस दिया गया था, तब उनमें से कई में विदेशी साझेदार थे। बाद में और विदेशी म्यूचुअल फंड भारत में आए, लेकिन उनमें से शायद ही कोई अपने मूल स्वरूप में नजर आया। पायनियर, ब्लैकरॉक, अलायंस कैपिटल, सन एफ एंड सी, मॉर्गन स्टैनली, जार्डाइन फ्लेमिंग, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स आदि ऐसे फंड हैं जो यहाँ से चले गए। इसके विपरीत भारतीय फंड कुछ ऐसे विदेशी साझेदारों के साथ बने रहे जो सक्रिय नहीं है। जेएम फाइनेंशियल, डीएसपी, आदित्य बिरला, श्रीराम आदि इसके उदाहरण हैं। लाखों भारतीय इस रुझान को भारतीय उद्यमियों की महानता के प्रमाण के रूप में देखेंगे। ये सही है कि भारतीय उद्यमियों और प्रबंधकों ने बहुत अधिक प्रतिभा और क्रियान्वयन कौशल दिखाया है, लेकिन विदेशी वित्तीय कंपनियों की भारत छोड़ने की नीति की वजह अलग है। साफ कहें तो सन 1990 के दशक के मध्य में भारतीय मध्य वर्ग को लेकर जो भी अनुमान लगाए गए थे वे सब गलत साबित हुए। मध्य वर्ग की समृद्धि इस गति से नहीं बढ़ी है कि विदेशी कारोबार उसका लाभ ले सकें। ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। उत्पादकता कमजोर बनी रही, भ्रष्टाचार और कर दरें ऊंची बनी रही और साठगांठ वाले पूंजीवाद ने 2000 के दशक के मध्य में बुनियादी वृद्धि को नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। 2005 से 2008 के बीच समृद्धि में सुधार विशुद्ध रूप से तमाम भूभागों में वैश्विक तेजी की बदौलत हुआ। इससे कई परिसंपत्तियों की कीमतें बढ़ी और वित्तीय सेवाओं में अल्पकालिक तेजी आई। परंतु वैश्विक वित्तीय संकट ने 2008 में भारत पर भी असर डाला और हम एक बार फिर दशक भर के संघर्ष में उलझ गए। विदेशी कंपनियां वैश्विक वित्तीय संकट से बुरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी और उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया। भारतीय कंपनियों के पास ऐसा विकल्प नहीं था। उन्होंने समय बिताया और धीरे धीरे बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसलिए जब ग्राहकों को डिजिटल बनाने जैसे उथल पुथल मचाने वाले अवसर आए तो घरेलू बैंकों की तैयारी बेहतर थी। इसी प्रकार जब कोविड के बाद शेयर बाजार ने गति पकड़ी तो घरेलू म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज फर्म तेजी से विकसित हुए। वित्तीय क्षेत्र में भारतीय कंपनियां स्पष्ट विजेता बनकर उभरी, जबकि विदेशी कंपनियां पिछड़ गईं। ध्यान रहे अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए विदेशी कंपनियों के व्यक्तिगत उत्पाद बने रहे, उनकी मजबूत उपस्थिति बरकरार है। तय जिम्मेदारी को निभाए राष्ट्रीय सहारा। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रख्यात व सार्वजनिक हस्तियों को जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि विज्ञापन जारी करने की अनुमति से पहले केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के अनुसार विज्ञापन दाताओं से स्वघोषणा पत्र हासिल किया जाए। इस कानून का नियम 7 विज्ञापन संहिता का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। अदालत पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही है। ये विज्ञापन निषिद्ध सिद्ध किए जा चुके हैं। पीठ ने संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों को भी इन भ्रामक विज्ञापनों व केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत कराने को भी कहा है। प्रचार व विज्ञापन उपभोक्ता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस पर जब यह किसी प्रख्यात या सार्वजनिक शख्सियत द्वारा किया जा रहा हो तो आम जनता को खास तौर पर प्रभावित करता है। इस मामले में तो कोविड टीकाकरण व आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को सीधा निशाना बनाया गया था, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई चल रही है। इसमें संदेह नहीं है कि लाभ के लोभ में कंपनियां भ्रामक प्रचार द्वारा सालों साल जनता को प्रगलाती रहती हैं। संबंधित मंत्रालय व विभाग इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुंह फेर लेते हैं। निराधार दावों, अतिरंजित बातों, छद्म दावों व अनुचित सूचना वाले तथा असुरक्षित उत्पादों से उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रहे तमाम विज्ञापन अभी भी बेधड़क प्रचारित हो रहे हैं, जो बच्चों के कोमल मन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित व बुजुर्गों को भ्रमित कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए नामदार शख्सियत
धन के लोभ में इनका बेतहाशा प्रचार करती हैं, जिसके आधार पर कहना ज्यादती नहीं होगा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को तरजीह देने को राजी नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि समूची व्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही बरतती है। बात अकेले पतंजलि की नहीं है। ऐसे उदाहरण मानकर संबंधित मंत्रालयों व विभागों को भी सतर्क हो जाना चाहिए, न कि एक-एक विज्ञापन को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाने वालों के इंतजार में बैठे रहना चाहिए। विमान सेवाओं पर आए दिन मंडराते संकट के बादल। हिंदुस्तान अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब विस्तारा एयरलाइन की एक के बाद एक दूसरी उड़ान रद्द हो रही थी। जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से अधिक उड़ानें इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि मंगलवार की देर रात उसके क्रू मेंबर अचानक बीमार हो गए। यह बीमारी दरअसल विरोध जताने का उनका एक तरीका है। वे एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के विलय के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इससे उनके वेतन भत्ते पर व्यापक असर पड़ सकता है। विस्तारा के साथ भी यही मामला था। एयर इंडिया के साथ उनके विलय को लेकर आपत्तियां हैं। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऑपरेशनल कारणों से सेवाएं रद्द करने की बात कही है। असल में जब से टाटा समूह ने एयर इंडिया को अपने अधीन लिया है, तब से किसी न किसी वजह से यह समूह सुर्खियों में है। ताजा घटनाक्रम में घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। इस प्रकार जब अचानक उड़ानें रद्द होती हैं तो अनेक लोगों की नौकरियों पर बन आ सकती है। कुछ लोगों तक जरूरी इलाज नहीं पहुंच सकता है और कुछ मनोरंजन या अपने अन्य उद्देश्यों से दूर हो सकते हैं। यानी जीवन मरण से प्रश्नों से लेकर पर्यटन, शादी, नौकरी तक के मामले इससे जुड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि उड़ानों का रद्द होना निजी ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी नुकसानदेह होता है। संगठनात्मक दृष्टि से टाटा समूह के पास इस समय 4 एयरलाइंस हैं, जिनमें एयर इंडिया को उसने भारत से खरीदा है। इसके अलावा उसके पास विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट, एयर एशिया है। टाटा ने इन चारों सेवाओं के आपस में विलय की योजना बनाई है, लेकिन कर्मचारियों, पायलटों और उनकी यूनियनों के साथ प्रबंधन के टकराव के कारण यह कार्य काफी कठिन होता जा रहा है। इसमें विस्तारा एयरलाइन को प्रीमियम सेवा माना जाता है और उसके कर्मियों का वेतन काफी अच्छा है, जबकि एयर एशिया की हालत काफी खराब है, इसलिए उसके कर्मियों के वेतन भत्ते काफी कम है। दिक्कत यह है कि जब कंपनियों का विलय होता है तो तमाम स्तरों पर समानता का प्रयास किया जाता है। टाटा की मुश्किलों की यही जड़ है, जिनको ऊंचा वेतन मिलता है उनको वेतन कटौती का डर सता रहा है। इसलिए विरोध की आवाजें उठ रही हैं। विमानन कंपनी और सरकार इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे किसी घटनाक्रम में यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उसके उलट ही हो रहा है। ऐसे में कोई यात्री आखिर क्या करे? इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मसलन यदि दो घंटे के अंदर यात्री चाहे तो दूसरी फ्लाइट में अपने गंतव्य के लिए टिकट ले सकता है। इसी तरह विमानन कंपनी का भी यह फर्ज है कि वह अगली फ्लाइट में यात्रियों को जगह देने का प्रयास करे। दूसरा, यदि ये संभव नहीं है तो यात्रियों के लिए भोजन, ठहरने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और किसी दूसरी फ्लाइट से जल्दी ही उनको गंतव्य की ओर भेजना चाहिए या पैसे रिफंड का विकल्प उनको देना चाहिए। यदि यात्री रिफंड लेता है तो उसे दोगुना रिफंड का प्रावधान है। इसलिए अधिकांश विमान कंपनियां यात्रियों को किसी दूसरे विमान से ही भेजने का प्रयास करती हैं। यह ताजा घटनाक्रम बताता है कि भारत में विमानन उद्योग अभी परिपक्व हो सका है। ऐसे सामूहिक रूप से बीमार हो जाने के विरुद्ध सरकार को कानून बनाना चाहिए। पायलटों, बैकअप स्टाफ की कम संख्या, सीमित बुनियादी ढांचे आदि के कारण भारत की ज्यादातर बड़ी विमानन कंपनियां तनाव में काम कर रही हैं, जिसके कारण उड़ानों के अचानक रद्द होने या उनमें अघोषित देरी जैसी समस्याओं से यात्री जूझते रहते हैं। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब आंकड़े बताते हैं कि देश की शीर्ष 5 विमानन कंपनियों में से 4 हर साल करोड़ों रुपए का घाटा सह रही हैं। इसका अर्थ है कि पूरे विमानन उद्योग में ही व्यापक सुधार की तरफ हमें बढ़ना होगा। उड्डयन क्षेत्र में विश्व स्तरीय परवाज के लिए भारत को अब कठोर कदम उठाने ही होंगे। धन्यवाद।